हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फाइन होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोग ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए ताकि इस बार कोई कमी ना रह जाए। और इस बार BJRF बाई JRF, अब की बार JRF लेकर रहेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। खास तौर से डेडिकेटेड होंगी हमारे साथियों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर उनको कोई असफलता उनके हाथ लग जाती है या कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं तो उनके अंदर हीन भावना भर जाती है, तो जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये पंक्तियां जो हैं बहुत ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी देती हैं, बहुत ज़्यादा संबल प्रदान करती हैं। सोहन लाल द्विवेदी जी की लाइनें हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो वो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल नेट JRF अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जब फॉर्म UGC नेट JRF का जिस समय मैंने आवेदन किया था उस समय मैंने एडमिशन कराया हुआ था MA हिंदी सब्जेक्ट से। उसके बाद जून 2020 में तो एग्जाम इसका हो नहीं सका कोविड के कारण। उसके बाद जून 2021 का भी मर्ज करके एग्जाम हुआ और अभी मैं वर्तमान में MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और मेरा इस बार 99 परसेंटाइल के साथ JRF क्वालिफाई हुआ है। तो आखिर वो क्या स्ट्रेटजी थी? सबसे पहले तो मैं उन कुछ चंद बुक्स का नाम बताना चाहूंगा जिनको मैंने फॉलो किया था, जिनको मैंने पढ़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में ये एक भ्रांति फैला दी गई है कि नेट JRF करने के लिए कोचिंग लेना बहुत ही आवश्यक। उनको डरवाया जाता है, उनको डरवा दिया गया है। और कुछ लोग हैं, कुछ कोचिंग्स वाले हैं जो अपनी धंधे और कमाई के लिए जो है बता देते हैं कि 10-10, 15-15 किताबें पढ़ना है, 10-10, 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं कोचिंग, लगातार उनके बच्चों पर प्रेशर बना रहे हैं। ये सब फालतू की चीजें हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ज्ञान लेना है, आप ज्ञान के लिए कोचिंग करिए, इतनी बुक्स पढ़िए, बिना इनके ज्ञान नहीं होगा। लेकिन एक एग्जाम को टारगेट करके एग्जाम निकालने के लिए इतना सारा कुछ करना संभव नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेट JRF का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना ब्रॉड सिलेबस है, तो इसको कवर करना जो है बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ही बहुत कम समय में कवर किया जा सकता है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में केवल मैंने 2 किताबें खरीदा था। एक थ्योरी की बुक लिया था और दूसरा जो है सॉल्व पेपर की बुक लिया था। हाँ, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की जो वीडियो है हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आप मेरी एक एक बात जो है आपको प्लीज स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो अगर कहीं से कुछ भी छूटता है तो ये सब चीजें आपकी दिशा और दशा तय करने वाली हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेटजी मुझे बताना है आज। तो प्लीज आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में मैंने थ्योरी की एक बुक लिया था, एक सॉल्व पेपर की बुक लिया था। फर्स्ट पेपर के बारे में मैं ज्यादा फोकस इसलिए करना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर जो होता है ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसका जो कोर सब्जेक्ट होता है वो ज्यादातर लोगों का सबका अच्छा ही होता है। सभी के 60 से 70 क्वेश्चन जो है सही होते हैं, वो सबका एक जनरल उसमें जो है सभी के क्वेश्चन सही होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें किसी के 15 क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 20 सही होते हैं, किसी के 25 भी सही होते हैं। और जो थोड़ा सा मेहनत करके स्ट्रेटजी के साथ मतलब चालाकी के साथ पढ़कर जाता है उसके 30+ क्वेश्चन सही होते हैं। वो किसी भी
विषय का विद्यार्थी हो, हिंदी का हो, किसी का भी हो, उससे मतलब नहीं है। वो 30+ क्वेश्चन जो है सही करके आएगा। तो इसके लिए स्ट्रेटजी मेरी क्या थी कि मैंने केवीएस मदान की बुक लिया था और उसको सबसे पहले मैं ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये याद ही हो जाए। कोई चीज याद, इतना सारा चीजें याद नहीं कर सकते हैं। एक बार सरसरी निगाह से पूरा हमने किताब उसको पढ़ा, उसके बाद दोबारा उस किताब को थोड़ा सा समझ के पढ़ा। याद नहीं करना है, केवल समझ के पढ़ाई करना है। समझ के मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट लगाया सॉल्व पेपर पिछले 10-12 साल का, केवल यही करना है और अंत तक यही करते जाना है। उसके बाद ये दोनों किताबें बहुत ही पर्याप्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, आप जैसे मैंने केवीएस मदान का लिया तो आप यूथ कंपटीशन की किताब ले सकते हैं, दृष्टि की भी आती है, वो भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी लीजिए, एक किताब लीजिए, सभी को नहीं लेना है। और दूसरी चीज, फर्स्ट पेपर के लिए ये याद रखना है कि हिंदी के जो उसके शब्द हैं उसके साथ साथ जो है उसकी जो है इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ना है। क्योंकि जब पेपर में जाते हैं तो वहां पे कई बार जो है हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है हमारे हिंदी के विद्यार्थियों की, कि हिंदी के शब्द जो है उसको समझ में नहीं आते हैं और वहां पे इंग्लिश के वर्ड भी कई बार यूज कर लिए जाते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट वर्ड तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब टर्मिनोलॉजी दोनों आनी चाहिए, वो कैसे भी हो। और जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार जो है हो जाता है। अब मैं बात करूंगा सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जैसा कि सभी लोगों का अलग अलग होता है, तो जैसे हमारा हिंदी साहित्य था, तो हिंदी साहित्य में मैंने केवल 4 किताबें लिया था, बस केवल 4 किताबें। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी किताबें नहीं, केवल 4 किताबें लिया था और उनको मैंने बार बार पढ़ाई किया था। सबसे पहले एक मैंने लिया था हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा लिया था गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। तीसरा एक आप ले सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की नोट्स आती है, वो मैंने लिया था। 3 तो किताबें ये लिया था जो कि बुक्स थी, और एक चौथा जो है हमने सॉल्व पेपर लिया था। वो आप कोई भी सॉल्व पेपर ले सकते हैं। हालांकि मैंने जो है एजीपी पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर लिया था। सर्वप्रथम मैंने एक बार जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल को सरसरी निगाहों से पढ़ाई किया। उसके बाद दोबारा उसका अध्ययन किया। इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती। जो पीजी के छात्र होते हैं वो ऑलरेडी अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। उसके बाद आप हिंदी के लिए जो है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे रेफर कर सकते हैं। और इसको याद करने की कभी मत कोशिश करिएगा, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, याद कोई नहीं कर पाता है। इसको बस 2 से 3 बार पढ़ना रहता है। वैसे ही दृष्टि की बुक है, दृष्टि की बुक खासतौर से जो हमारा यूनिट 6 से 10 होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें शॉर्ट में जो है उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब चीजें दिया होता है। इनके पात्र एक जगह बढ़िया से इन्होंने करके दे दिया है, तो वो सब पढ़ने में हमको बहुत सहायता करती हैं। बाकी जो यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक हैं, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन यही 3 किताबें जो हैं बार बार पढ़कर और उसके बाद केवल और केवल सॉल्व पेपर करके हमने जो है ये मेरा है कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। हाँ, एक गलती कभी नहीं करना होता है कि लास्ट टाइम में कोई नई चीजें नहीं पढ़ना होता। लास्ट टाइम में जब 1 महीना बचता है तो केवल और केवल सॉल्व पेपर पढ़ना होता है या फिर इन बुक्स को बार बार रिवाइज करना होता है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अब आप लोगों को मैं पहले फर्स्ट पेपर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक देखते जाइए। ये आपकी दिशा और दशा बदल देगा। आज का वीडियो बहुत ही मेरा महत्वपूर्ण टाइम निकाल करके, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये अपने साथियों के लिए बना रहा हूँ, खासतौर से जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो आगे हमें फॉलो करेंगे। मैं उनके साथ बहुत ईमानदारी से ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके साथ बहुत ईमानदारी से जुड़ रहा हूँ और उनको गाइडेंस कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ कि ये चीजें अगर वो फॉलो कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो चलिए आइए हम फर्स्ट पेपर के बारे में आप लोगों को बताते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि फर्स्ट पेपर में टोटल जो है हमारा सिलेबस जो है 10 यूनिट्स में डिवाइड है, 10 यूनिट्स में बांटा गया है हमारा जो सिलेबस है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी 10 की 10 यूनिट्स को आपको बहुत ज्यादा मतलब सबको पढ़ना है। बहुत एक विद्यार्थी होता है जो कि दिन रात मेहनत करता है, सब कुछ पढ़ के जाता है, लेकिन उसके नंबर बहुत कम आते हैं। एक विद्यार्थी जो होता है वो स्मार्ट वर्क करके जाता है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको बहुत
वैसा टाइप का विद्यार्थी नहीं बनना है कि दिन रात लगे रहना है, दिन रात पढ़ाई करना है, उसके बाद भी नंबर कमाए। आपको बहुत स्मार्ट विद्यार्थी बनना है। तो आज के समय में स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको सबको पीछे, मतलब जेआरएफ का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1% विद्यार्थियों का केवल जेआरएफ होता है, 99% विद्यार्थी जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो 1% में आना है तो आपको मेहनत तो करनी ही है, लेकिन स्मार्ट वर्किंग करनी है। जैसे आपका मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर में जैसे आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। पहली यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की है, टीचिंग एप्टीट्यूड की, और दूसरा यूनिट जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये दोनों टॉपिक हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने होते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार इन दोनों टॉपिक से, जैसे नॉर्मली 5-5 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आते हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक से ज्यादा आते हैं। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो इन टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है कि कोई भी, जैसे मैंने बताया यूथ कंपटीशन हो गया, दृष्टि की बुक हो गया, या केवीएस मदान की बुक हो गया, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की भी बुक आती है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इनसे बहुत अच्छी तरीके से याद मत करना है, इनको समझना है। याद तो कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट पेपर का मतलब याद कुछ नहीं करना है। जो बच्चा याद करके जाएगा वो बिल्कुल 20 से 22 क्वेश्चन में वो लटक के रह जाएगा। अगर 30+ स्कोर करना है, जैसे कि मेरे लगभग 35 क्वेश्चन सही हुए हैं फर्स्ट पेपर में, और यही मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था मेरा जेआरएफ होना का। क्योंकि मेरे साथ के मेरे कई साथी थे जिनका, जैसे मेरा सेकंड पेपर में मेरे जितने क्वेश्चन आए थे लगभग सभी के उतने आते हैं, लेकिन डिसाइडिंग जो है यही होता है। उन लोगों का नेट जेआरएफ नहीं हो पाया, मेरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट पेपर जो डिसाइडिंग, उन लोगों के ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक एवरेज लिया जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन सबके सही हुए थे, लेकिन मेरे अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यही डिसाइड किया है मेरा जो भी है। तो आप लोगों का ये डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, डिसाइड करेगा ये आपका पेपर। और ये दोनों यूनिट आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल समझ के बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 बार आप कोई भी एक बुक लेना है और उसको 3 से 4 बार इन दोनों यूनिट को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना है। अगर किताब से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई आप YouTube चैनल रेफर कर सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में, अभी मेरा सेटअप सब लग रहा है, मैं सेटअप अपना लगा रहा हूं। आने वाले 15 से 20 दिनों में मैं पूरा अपना सेटअप जब कर ले जाऊंगा तो उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, कंटिन्यू टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा। और प्रैक्टिस सेट तो मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। प्रैक्टिस सबसे पहले मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा इसके लिए, तो आपको चिंता नहीं करना है। अब यूनिट 3 की बात हुई, जहां पे है कॉम्प्रीहेंशन का, ये बोध का है। इसमें क्या होता है, एक गद्यांश, ये तो बहुत फ्री के नंबर होते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है आप बताओ? स्मार्ट वर्किंग है, इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। इसमें जो है क्या होता है, डेली जो है एक आप गद्यांश उठाइए और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अब इसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि बहुत सारे लोग पूरा गद्यांश पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के चारों आंसर पढ़ना है, और क्वेश्चन का एक कीवर्ड होता है मेन, एक कोई ना कोई उसका जो है कीवर्ड होगा, उसको पकड़ना है और उसी को ढूंढकर पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ में सबसे पहले उस वर्ड को ढूंढना है। उस वर्ड को देखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन ऊपर आप नीचे देखेंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। इधर आपने ऑप्शन भी पढ़ा है, उधर देखेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा उसका। वहां पे जैसे ही पकड़ेंगे आपका तुरंत टिक हो जाएगा। इन केस कई बार ऐसा होता है कि जैसे नहीं मिलता है तो सरसरी निगाह से आपको पूरा देखना। तो ये तो फ्री के नंबर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे 5 के 5 क्वेश्चन इसमें सही हुए थे। ऐसे ही सेकंड पेपर में भी गद्यांश आता है, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10 के 10 मेरे सही हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना होता है, ये सब फ्री के नंबर है। और अगर इनको आप छोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। फ्री के नंबर तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, इनको प्रैक्टिस करना है। चौथा यूनिट जो आपका होता है कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन में क्या है, 1-2 बार जो है, एक बार आप थ्योरी पढ़ लेंगे। कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं, कम्युनिकेशन में क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है, यही सब चीजें पढ़ना है। कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नॉर्मल आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका काम जो है हो जाएगा। 5वां यूनिट जो है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, जो है मैथ से संबंधित है। तो कुछ नहीं, इसमें आप याद तो नहीं कर सकते हैं। जैसा हिंदी के ज्यादातर हिंदी के बच्चों का तो जो है आर्ट साइड के बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या है, इसको आप याद कर, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और डेली इसमें क्या करना है, डीआई जैसे आता है तो डीआई का क्या है, एक डीआई आप ले लीजिए सिंपल और सॉल्व करिए। प्रैक्टिस ही करना है इसमें, और कुछ करना है। उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग आता है। इसमें रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जो है इंडियन लॉजिक सिस्टम आता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो ये भी नॉर्मल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हो जाएगा। इसके बाद डीआई का है, डीआई आता है। इसके बाद अगर पढ़ने लायक है तो लास्ट के दोनों जो है यूनिट होते हैं, यूनिट 9 और 10। जैसे इसमें होता है लोक विकास और पर्यावरण, जो होता है पीपल डेवलपमेंट का होता है।
पीपल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट का जो लास्ट का यूनिट है, इसमें क्या है, इसमें जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं हर बार, जो है उनको सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनको बुक्स से पढ़ लेना है और बाकी आप सॉल्व पेपर करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। जो लास्ट होती है इसमें हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इसमें जैसे स्वयं प्रभा और ये सब चीजें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं यूजीसी के, बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड टॉपिक, उन्हीं को आप पढ़ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और थोड़ा सा पेपर देने से पहले आप यूजीसी की जो है साइट विजिट कर लीजिए, यूजीसी की साइट देख लीजिए, आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। इसमें यही सब इंस्टीट्यूशंस कौन कहाँ कितने इंस्टीट्यूशन है, यही सब चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ा करंट से रिलेटेड है। तो इसको ये और एनवायरमेंट का जो है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का जो है, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड, तो ये आप अगर थोड़ा सा अवेयर हैं तो आप कर ले जाएंगे। और बाकी कुछ इसमें टॉपिक हैं जो सिलेक्टेड टॉपिक हो गया। हमें तो नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज है यूनिट फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट पेपर आपका, थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बस हाँ, एक बुक कोई प्रिपेयर करिए और सॉल्व पेपर लगाना है। बाकी मैं तो हूं ही, अब आपको मैं गाइड करूंगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू, हम आपको करेंगे। अब आगे का जो वीडियो है ये मैं हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए मतलब है, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है मेरा, हिंदी लिटरेचर, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हिंदी लिटरेचर का जैसे इसके भी 10 यूनिट है टोटल। तो इसमें आपको हिंदी लिटरेचर को बेसिकली जो है आपको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो जो है यूनिट 1 to 6, मतलब पहले से और 6वीं यूनिट तक, और 6वीं के बाद 10वीं यूनिट तक। तो 6वीं से 10वीं यूनिट जो है इसको पार्ट टाइम में, जो आपका सेकंड पेपर है उसमें यूनिट 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आदिकाल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जैसे भक्ति काल हो गया, रीतिकाल, भक्ति काल थोड़ा आपको पढ़ना होता है, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। उसके बाद जैसे रीतिकाल में भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस टॉपिक में जैसे आपको ये सब देखना है कि किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। मैंने बताया ना कि आप जब सॉल्व पेपर लगाना शुरू कर देंगे तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल पता चल जाएगी किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं। जब 4-6 साल के आप लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको वास्तव में पढ़ना क्या है। अब विद्यार्थी वही है, विद्यार्थी वो नहीं है जो बिल्कुल एकदम लग जाए और दिन रात लगा रहे और पढ़ता रहे, तो वो तो समुद्र है, कभी नहीं खत्म होगा, वो पढ़ता ही रहेगा। विद्यार्थी वो है जो जिसको ये समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जिस दिन आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है जैसे आधुनिक काल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, 15 से 20 क्वेश्चन जो है आधुनिक काल के आते हैं। इसी तरह जो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, जैसे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, जो कि यूनिट 6 to 10 है। आप वहां भी पढ़िए और वहीं से जो है यहाँ भी कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है 3rd यूनिट जो होती है साहित्य शास्त्र की, जो है 3री यूनिट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे T.S. एलियट के बारे में, प्लेटो के सिद्धांत, प्रमुख संप्रदाय, रस, अलंकार, जो है वक्रोक्ति, औचित्य, ये सब जो है यूनिट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो है 15 से 20 क्वेश्चन हर बार साहित्य शास्त्र से पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 2 में जो है बेसिकली भक्ति काल और जो है आधुनिक काल, और यूनिट 3 में जो है साहित्य शास्त्र। ये तो बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते, इसको बार बार, और इसको याद नहीं कर सकते हैं आप, इसको बार बार बस रिवाइज कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए, रिवाइज करते रहिए और सॉल्व पेपर लगाते रहिए, बस हो जाएगा। बात करते हैं यूनिट 4 की। और यूनिट 4 में जैसे भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो ये सब चीजें जो है, अम्बेडकर लोहिया का दर्शन, ये सब चीजें जो हैं, तो ये बहुत आसानी से जो है इनको दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आप कवर कर सकते हैं, या फिर कोई और नोट्स आप प्रीफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ये चीजें। तो ये बहुत नॉर्मल से टॉपिक हैं, इनको बहुत ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा बहुत 1-2 जगह पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगा ये बहुत आसानी से। इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी कविता की। तो हिंदी की कविता तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कविता के लिए जैसे आपने ग्रेजुएशन और पीजी में आपने पढ़ा है तो वहां पे आप कंटिन्यू पढ़ ही रहे होंगे, वहां से आपको कविता जो है पढ़ ही लिए होंगे पुराना। और जो अभी नया में आपके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको बहुत अच्छी सलाह ये दे रहा हूं कि आप दृष्टि की जो नोट्स है उससे आप कविता जो है, इसमें इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं वो दी हुई हैं, उनको आप एक बार जो है देख लीजिए, बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, तो ये आएंगी तो आप सही इसको टिक कर देंगे, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अब आगे रही बात यूनिट 6 की। यूनिट 6वीं है ये हिंदी उपन्यास की है, यूनिट 7 जो है हिंदी कहानी की है, यूनिट 8 जो है हिंदी नाटक की है, और उसके बाद हिंदी निबंध और आत्मकथा जीवनी अन्य गद्य विधाएं। ये तो आप जानते ही हैं।
जैसे कहानी हुआ, नाटक हुआ, उपन्यास हुआ, तो इनको आप जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उन पे जो है कहानी, उपन्यास, नाटक ये बताया गया है। इनको आप आराम से एक बार सुन लीजिए और बस आप एक बार सुन लीजिए, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। बाकी इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा केवल और केवल दृष्टि पब्लिकेशन। दृष्टि पब्लिकेशन में क्या है, यूनिट 6 to 10 बहुत ज्यादा अच्छा से दिया गया है, बहुत हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि उसमें जो है इंपॉर्टेंट कथन जो होते हैं, जो किसी ने कुछ कहा है, इंपॉर्टेंट वाक्य जो है वो, और जो इसके जो है महत्वपूर्ण जो मतलब पात्र हैं, जो इसकी जो घटनाएं हैं, वो सब चीजें बहुत अच्छी से दी हुई हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपके पास टाइम है, देखिए आपके पास टाइम है तो आप पूरी कहानी की बुक उठा लीजिए, पूरी कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए, लेकिन ये स्मार्ट वर्किंग थोड़ी ना हुई। इस तरह तो आप बहुत सारा, आपके पास इतना ही टाइम हो तो जैसे आधुनिक काल हो गया, रीति काल हो गया, भक्ति काल हो गया, उसके बाद जो है आपकी यूनिट 3 जो हो गई वो पढ़ लीजिए। यूनिट 3 है उसको पढ़िए, इतना ज्यादा टाइम है अगर आपके पास तो। और जो है साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र का पढ़िए, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये सब चीजें पढ़िए। और टाइम है तो फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इन सब चीजों में बहुत टाइम नहीं देना है। नाटक, उपन्यास, कहानी, बाकी आप अपने एंजॉय के लिए, अपने मतलब उसके लिए आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बहुत कम समय में भी आपको जो है दृष्टि से डायरेक्ट इसका पात्र देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कथन देख लीजिए, बाकी आप 10-12 साल के जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने मेहनत करके आप सेल्फ स्टडी करके JRF क्वालिफाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं JRF क्वालिफाई। और मैंने पेपर के पहले 2-3 महीने कंटिन्यू मैंने मेहनत किया था। हाँ, जैसे कुछ चीजें होती है, कुछ एटिकेट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर के टाइम पे क्या करें क्या ना करें। तो पेपर के टाइम पे जब आपका 15 दिन 1 महीना बच रहा है तो नया कुछ भी ना पढ़ें। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ें। जैसे ये होता है पेपर आ गया, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, एकदम लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने जो पिछला जो है मैंने बताया, ये जो आपने सिलेबस है, मोटा मोटा जो है सिलेबस, मतलब जब आप सही तरीके से, आपको पता है कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं को जो आपने जो पहले पढ़ा है उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। और जब लास्ट के 15-20 दिन बचते हैं तो आपको ऑफलाइन टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अब जो हम लोगों का एग्जाम होता है, एग्जाम मोड जो ऑनलाइन है, और अब की बार सबसे ज्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम हुई थी कि कभी किसी का कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, कभी किसी को कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब ऑनलाइन मोड है। तो आप जब 15 से 20 दिन जब बचे तो आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम, मतलब एकदम एग्जाम जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं जिस इन्वायरमेंट में, वैसा माहौल बना करके आप अपने रूम पर जो है लैपटॉप में, टैबलेट में, मतलब आप टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप, टैबलेट नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, बहुत सारे जो है आपके कंप्यूटर की दुकान बहुत सारी खुली हुई होती है, वहां पे आप चले जाइए, उनका कुछ घंटे, आधे घंटे का कुछ पैसा होता है, वहां उनको आप पे कर दीजिए, आप बैठ के अपना जो है टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन वहां पे आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, वहां पे बाहरी लोग बहुत आते जाते रहते हैं, तो वो आपको सुटेबल नहीं रहता है। आप मोबाइल में भी टेस्ट दे सकते हैं, मोबाइल में आप दे दीजिए, लेकिन वो आपको जो फील है वो फील मोबाइल में नहीं आता है, क्योंकि आपको वहां पे तो लैपटॉप मिलेगा या वहां पे सिस्टम मिलेगा, तो आपको ये सिस्टम पे करके देखना चाहिए। और बहुत ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन तो जरूर ही कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उस पर दे लेना चाहिए, उसे फैमिलियर हो जाना चाहिए, ताकि आप वहां पे कंप्यूटर पर बैठो। जैसे आप, हम लोग, बहुत लोगों की आदत होती है कि बुक में पढ़ते ही उनको चीजें समझ में आती है, लेकिन जब उनको दे दो कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठा दो तो उनका ऐसे ही मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कभी आदत नहीं होती स्क्रीन पे देखने, कभी आदत नहीं होती है। जब वहां पे क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ना पड़ता है तो स्क्रीन पे मतलब बिल्कुल इतना ज्यादा हिस्टेशन हो जाता है, इतना ज्यादा उनका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत करने लग जाते हैं। तो आपको मतलब एग्जाम में जाने से पहले इतना ज्यादा 15 दिन प्रैक्टिस कर लेना है कि आप एग्जाम के जब हॉल में बैठे तो आपको कुछ ऐसा लगे ही ना कि आप एग्जाम में बैठे हैं। आपका जैसे एग्जाम में अक्सर बच्चों को देखो हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो क्यों कांपते हैं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, कि हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं? वो इसीलिए कांपते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा इन्वायरमेंट बना के रूम पे या अपने घर पे जो है कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। वहां पे जाते हैं तो हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं। अब सोचिए, अगर हाथ पैर आपके कांप रहे हैं, आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे वहां पे। और अक्सर ये मतलब एकदम एक्सपीरियंस्ड वाली बात मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मतलब बच्चा जो घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाता है, वो 3-4 क्वेश्चन यूं ही ऐसे करके गलत करके चला आता है, फिर यहाँ पे आके बोलता है यार ये तो मुझे आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया। और यही 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं डिसाइड करते हैं आपकी मेरिट। ठीक है,
जो कि आपको नहीं गलत करना था वो आप गलत करके चले जाते हैं। तो बस यही वहां अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें करते रहना है। बाकी आने वाले बहुत सारे अभी तो हमने स्टार्ट किया है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, वीडियो बनाएंगे, वीडियो आपको देंगे। और ऑनलाइन जो है अभी मैं प्रैक्टिस सीरीज जो है शुरू करूंगा, तो आप लोगों से लाइव जुड़ूंगा। तो आप लोग अपना जो है आशीर्वाद जो है ऐसे हमारे चैनल पर बनाए रखिए। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, हमारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। लोगों को बताइए कि हाँ हम बना रहे हैं। जो जिन साथियों को वास्तव में जरूरत है उनके पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होनहार छात्र हैं जो कि केवल गाइडेंस की कमी की वजह से आज वो जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा जो एम है, हमारा लक्ष्य है, BJRF बाई JRF, जो हमारा लक्ष्य है, ये तभी पूरा होगा जब उन तमाम साथियों के पास जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र से, दूर दराज क्षेत्र से हैं, जो कि इस प्रकार के गाइडेंस से वंचित हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ समस्याओं की वजह से असफल हो जा रहे हैं बार बार, तो उन तक हमारी मेन जो हमारा एम है उन्हीं लोगों तक पहुंचने का है। क्योंकि ये शिक्षा एक जो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन बहुत सुलभ होना चाहिए। ये तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए, कर भी रही हैं सरकारें, लेकिन ये हमारा भी दायित्व है। हम लोग अगर पढ़ लिख लिए हैं, अगर हमने कोई चीज अचीव कर लिया है, तो हमने कैसे अचीव किया है, हम जहां तक ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट करें। और इसीलिए हम अभी जो है अपना वीडियो बना रहे हैं। बस मेरा यही एम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट हो सके। और बाकी तो आप लोगों से बहुत सारी चर्चाएं, बात होती ही रहेंगी, मुलाकात होती ही रहेंगी। और आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।